यस मैम। चलिए, सी, लेट्स बिगिन। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब ये एक्ट 1872 का है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे रियल चीज पे। इंडियन एविडेंस एक्ट सब्सटेंसिव लॉ है क्या प्रोसीजर लॉ है? इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम ये सब्सटेंसिव है क्या प्रोसीजर लॉ है। तो आप अपने स्क्रीन पर मेरे को देखते रहेंगे कि दिस इज अ प्रोसीजर लॉ। यू कैन सी इट हियर, pleadings and the procedure law is law of evidence. Now what do you mean by law of evidence? You know what is an evidence? One thing I would like to say about the evidence is ये ऐसी चीज है कि गोल गोल घुमा लेती है एक जगह पे अपने को, क्योंकि कुछ फैक्ट्स होते हैं जिन्हें प्रूव करना पड़ता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रूव होते हैं, है ना। हम जब कोर्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लॉयर्स जब भी चीफ लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ चीफ एग्जामिनेशन, और क्रॉस लेते हैं, तो ये ना, ये तड़का है, तड़का, ठीक है ना। जब हम दाल में तड़का डालते हैं ना तो ये चीज में तड़का आता है। अगर आपको क्रॉस, जैसे क्रॉस इज अ डबल एज वेपन, मैंने हमेशा बताया है ना। क्रॉस क्यों डबल एज वेपन है? क्योंकि तलवार यहां से भी लग सकती है, तलवार यहां से भी लग सकती है, डिपेंड्स कि आप क्रॉस की कैसे चलाते हो, ठीक है ना। तो ये जो है एविडेंस, ये अपने को क्रिमिनल में भी यूज होता है, अपने को सिविल में भी यूज होता है। नाउ आई विल टेल यू प्लीडिंग्स एंड अ प्रोसीजर लॉ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लीडिंग्स? यानी कि हम जो प्लीड करते हैं कोर्ट के सामने, जो हम अपना चीजों को रखते हैं, दैट मीन्स वी प्लीड बिफोर द कोर्ट। द लॉ दैट डील्स विद द प्रोविजन एज टू हाउ टू प्रिपेयर अ प्लेंट। मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्लेंट जो होता है वो सीपीसी में होता है, ठीक है। वैसे ही सीआरपीसी के अंदर क्या होता है? बेल एप्लीकेशंस होती है ना यार। क्रिमिनल कंप्लेन फाइल करते हैं, प्राइवेट होने दीजिए। अब मैंने आपको सीआरपीसी का ऑल इन वन पूरा का पूरा सीआरपीसी मैंने खत्म किया है, तो इतना तो अपने को मालूम होना ही चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर प्रोविजंस एज टू हाउ टू गेट, अभी देखो ऐसे प्रोविजंस जहां पर अक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दिलवाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने पास? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का नॉलेज होगा, तो अपने को आईपीसी में पता चलेगा कि भैया पनिशमेंट ये है जिसको लेकर अपने को कोर्ट में जाना है और जो भी चीजें करनी है। आज मैं कोर्ट में, अभी शाम में खड़ी थी कोर्ट में, तब एक बच्चा था जो कि डांस क्लास लेता था, ठीक है। और जज को बोला गया कि उसकी जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वो ठीक नहीं है, उसको आप हॉस्पिटलाइज करवाओ, यानी कि ऐसे कस्टडी में भेजो, जुनाइल कस्टडी में भेजो, या जहां भी आप प्रेफर करना चाहते हो। तो जज ने उसका रिजेक्ट कर दिया ऑन द पॉइंट कि डांस क्लास लेने के टाइम पर वो ठीक है, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वो अपने माँ बाप को मारता है। तो ये सारी चीजों को अपने को मालूम होने के लिए सीपीसी मालूम होना चाहिए, सीआरपीसी मालूम होना चाहिए, एविडेंस मालूम होना चाहिए। तो हम लोग कैसे ट्रिगर्स चला सकते हैं जगह पे खड़े रह के। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका आंसर है ना ऐसे होना चाहिए, तो ये एविडेंस वैसा है, ठीक है। रूल्स रिलेटिंग टू द प्रूफ ऑफ फैक्ट, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये एविडेंस कहां पे चलता है? जहां पर विटनेस आता है। विटनेस आएगा मतलब अपने को क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। व्हाट आर द फैक्ट्स टू बी प्रूव, कौन से ऐसे फैक्ट्स है जिन्हें हमें प्रूव करना है? इन अ लॉ ऑफ एविडेंस is also a procedure law but it is related to the proving of facts. ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिन्हें हमें प्रूव करना पड़ना, आई मीन टू से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमको प्रूव करने पड़ते हैं, यू नो द डॉक्यूमेंट्स विच आर ऑलरेडी प्रूव। अगर वो जो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रूव है उसको प्रूव करने की जरूरत है क्या? नहीं भाई, उसको क्यों प्रूव करेंगे? जो डॉक्यूमेंट्स चैलेंज किए जाते हैं उनको ही तो एविडेंस के थ्रू हमें प्रूव करना होता है ना। चलिए, आप देखेंगे कि यहां पर आई थिंक दिस, सॉरी, हाँ, देखिए सेक्शन नंबर 1 जो है, और जो भी सेक्शंस है, एविडेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है।
वन इज पार्ट 1, अदर इज पार्ट 2, इसके आगे जो है पार्ट 3. यू ऑल कैन सी इट ऑन द स्क्रीन हियर, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि पार्ट 1 जो है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बताता है, ठीक है. पार्ट 2 जो है ये प्रूफ के बारे में बताता है. तो पार्ट 1 में आता है सेक्शन 1 to 55. ओके, ये है पार्ट नंबर 1, 1 to 55. हो गया हमारा आधा एविडेंस पढ़ के, ऐसे समझिए आधा तो पढ़ ही लिया आपने. उसके बाद में 56 to 100 जिसको आपको प्रूफ करना है. 56 साल की उम्र में आपको ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि आपकी शादी हुई भी थी या नहीं. ऐसा भी हो सकता है ना. चलिए, इट्स जस्ट अ जोक. उसके बाद में पार्ट 3 बोलता है प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ एविडेंस. अभी यहाँ पर प्रोडक्शन की बात की गई है कि एविडेंस हमें किस तरीके से इफेक्ट करेगा, यहां से हम शुरू करेंगे. और इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ, प्राइमरी एविडेंस होता है, सेकेंडरी एविडेंस होता है. प्राइमरी एविडेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइमरी एविडेंस? What do you mean by primary and secondary evidence? Original, मैं आपको बता देती हूँ. original Primary or original, secondary means a duplicate. That's all I can say. Primary and secondary. Finish. और इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है. हाँ, अगर डॉक्यूमेंट है भी, उस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से प्रूफ करना है, दिस इज द मेजर पॉइंट हियर. चलिए, अब चैप्टर नंबर 1 पे मैं आ जाऊं तो चैप्टर नंबर 1 बोलता है प्रिलिमिनरी, जो कि सेक्शन 1 to 4 है. चैप्टर नंबर 2 पे आ जाऊं तो एविडेंस ऑफ फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स जो भी दिए गए हैं 5 to 55. यहां पर अपना जो पार्ट 1 है, कहीं ना कहीं हम पार्ट 1 के एकदम बाउंड्री पे आ जाते हैं, ठीक है. हियर आई बिगन पार्ट 1. अब इंडियन एविडेंस एक्ट कब आया था, ये किस तरीके का एक्ट है ना, ये सारी चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है. एक ही सेकेंड. हाँ, यस, आई एम सॉरी, 2 मिनट के लिए होल्ड किया था मैंने. चलिए, इंडियन एविडेंस एक्ट ये 15 मार्च 1872 का जो डेट दिया गया है. देखिए, आप मुझे बोलेंगे कि ये डेट को याद कैसे रखना है. आप मुझे याद रखोगे कभी अपने लाइफ में? कभी तो रखोगे ना, कि कोई तो मैम थी जो पढ़ाती थी हमें, तो बस ये मेरा बर्थ डेट समझ लीजिए आप, ठीक है. आप हमेशा के लिए याद रखोगे कि दिस इज दिस, ठीक है ना. मस्ती कर रही हूँ, वैसे तो मेरी डेट 13 है, पर इसको याद करके 13 और 14 15 में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, है ना मृदुल? यस मैम. मृदुल है क्लास में? हाँ. यस मैम. Preamble. Whereas it is expedient to consolidate, define, amend the law of evidence, it is hereby enacted as follows. अब एविडेंस को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, अमेंडेड पॉइंट ऑफ व्यू पर देखो, मैं आपको बता दूं कि प्रीएम्बल जो अपन पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे जगहों पर भी प्रीएम्बल दिया हुआ है. हाँ, तो नोट द पॉइंट, एविडेंस एक्ट का प्रीएम्बल बोलता है ये एक एक्सपीडियंट है, इसको कंसोलिडेट करने के लिए हम डेफिनेशंस को जानेंगे, लॉ को जानेंगे और लॉ के अमेंडमेंट्स को यहाँ पे समझेंगे कि एविडेंस में कैसे किया जाता है. और ये है एक्ट नंबर 1, ठीक है. मैं हूं नंबर 1, एविडेंस नंबर 1, मेरा बर्थ डेट यही कवर हो गया, वहां से हम प्रीएम्बल पे आ गए, है ना. आया थोड़ा बहुत समझने? इतना तो मुझे लगता है आना भी चाहिए. चलिए, पार्ट नंबर 1, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट. कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं और कौन से नहीं होते, ये तो अभी हम आगे चल के बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए, ट्रस्ट मी. और सिर्फ आप ये समझो कि ये एविडेंस नहीं है, ये मैं ही हूं,
ये मैं ही हूं एविडेंस, तो आपको एविडेंस ऐसे समझ में आएगा। द एक्ट इज कॉल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट, इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया। अब तो आपको पता ही है कि ये होल ऑफ इंडिया को लगता है, यहाँ पर मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये प्रोसीडिंग्स जो होती है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है। इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द कोर्ट ऑफ मैरिटल, मार्शल, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहते हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो उस इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें डेफिनेशंस भी याद करनी पड़ती है। ये कहाँ अप्लाई होगा, पहले तो ये पॉइंट है, ठीक है। कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये दूसरा पॉइंट है जो शॉर्ट टाइटल में ही दिया गया है। आ जाओ, एविडेंस एक्ट आए हो, हाँ हाँ मैं वहां आई हूं, दरवाजा ओपन कर। कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ नहीं अप्लाई होता, यही तो शॉर्ट टाइटल में दिया हुआ है। बाकी क्या है शॉर्ट टाइटल में, ठीक है। इट एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। हम सब जुडिशियल है, हमारे जो दिमाग है वो जजेस से भी भारी है, लई भारी, ठीक है। In or before any court including court martial other than the court martial conveyed under the Army Act, ठीक है, Navy and Discipline Act, Air Force Act, affidavits, but affidavits यहां पर आप देखो presented to any officer, क्या affidavit को evidence का evidence बोला जाता है, क्या evidence बोला जाता है affidavit को? नो ये मैम, एक एक्सेप्शनल नो कंडीशन मैम, है। नो नो नो। आप बोलेंगे मैम एविडेंस एफिडेविट तो हम फाइल करते हैं ना कोर्ट में, तो वो एविडेंस नहीं होता है क्या, बाकी हम लेके क्या जाते हैं? बट इंडियन एविडेंस एक्ट में हम एफिडेविट को एक्सेप्शनल बोलते हैं। इट इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन, ठीक है। अब इसके 5 गोल्डन रूल समझते हैं, ठीक है। 5 पार्ले जी बिस्किट आता है 5 रुपए का, तो एविडेंस एक्ट भी 5 रुपए का आपको गोल्डन रूल देने वाला है, ठीक है। एक जो फर्स्ट रूल है, हियर से इज नो एविडेंस। हियर से सुनी सुनाई बात इज नो एविडेंस। आपने सुना कि मैम जज बन गई, आपने सुनी सुनी बातों पे विश्वास, क्या रे कौन जज बनती रे, ऐसे करेंगे आप, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज एन हियरसे एविडेंस, ठीक है। नाउ सेकेंड गोल्डन रूल, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है, जो हमारी डिपेंड करती है इक्विटी, नेचुरल जस्टिस एंड गुड साइंस के ऊपर, कंसाइंस या साइंस के ऊपर। तो ये भी है जो सेकेंड गोल्डन रूल है, आपको पता होना चाहिए। थर्ड गोल्डन रूल अगर मैं आपको बता दूं कि ओरल एविडेंस जो होता है वो कैसे दिया जाता है, डायरेक्ट। ओरल एविडेंस जो दिया जाता है वो डायरेक्ट एविडेंस दिया जाता है, ठीक है। ये हुआ डिस्काउंट। नाउ थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मस्ट बी प्रूव बाय डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। हर डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट ही मारेगा, सांप को ही मारेगा, लाठी से नहीं मारना। तो डॉक्यूमेंट का जो मैंने बताया ना कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मस्ट बी प्रूव बाय डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कुछ रूल्स यहाँ पे क्लियर कट बता दिए। ये एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। कोर्ट मार्शल एक्ट है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताया गया है। इसे लिखा किसने है उस्मा, आपको पता है? एविडेंस जेम्स एक्ट को स्टीफन, जेम्स स्टीफेंस, जेम्स इंस्पायर्ड फ्रॉम टेलर, सॉरी इंस्पायर्ड हुआ था वो टेलर से, ये भी एक Yes. दूसरे से लिया गया है। इंस्पायर्ड बाय टेलर। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट को काफी बार चेंज किया गया है, ठीक है। बहुत सारे जजेस जो हैं वो जज तो बन जाते हैं लेकिन उन्हें भी नहीं पता होता, मैं ऐसे एलिगेशन नहीं लगा रही हूं, लेकिन एविडेंस को कहाँ यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, उन्हें भी नहीं समझता, क्योंकि हम लॉयर्स ही उनको समझाते हैं कि भैया ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है। आपको गोल्डन रूल समझ गए?
इज दैट ओके? एनी मैम प्रॉब्लम फिफ्थ इन पॉइंट क्या था? क्या? फिफ्थ, फोर लिखा है, फिफ्थ नहीं लिखा हमने, फिफ्थ बता दीजिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मस्ट बी प्रूव बाय डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, ये लिखा आपने? यस मैम। Hearsay is no evidence. यस मैम। Oral evidence must be direct. यस मैम। Arbitration proceedings, equity, natural justice, good conscience. यस मैम। Affidavit. नो मैम, ये लिख रहे हैं। बेटा मेन तो यही चीज है ना जो लिखना ही भूल गई। क्लियर यहाँ तक? क्लियर? चल यस मैम। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज से पहले जो सेक्शन नंबर 2 है उसको तो रिपील कर दिया गया है, तो बाय बाय। ठीक है, एविडेंस एक्ट आया, प्रियम्बल लाया, शॉर्ट टाइटल बताया, कहाँ अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा, जिसके 5 गोल्डन रूल्स अपन समझ चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट पे अगर मैं आ जाऊं तो वो तो बेटा घर चले गया, आते से ही बाय बाय। अब थर्ड की बारी में आपको बताऊं तो वो बोलता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ठीक है, हर चीज का इंटरप्रिटेशन होता है, कभी कभी हम चीजों को गलत भी समझ लेते हैं, है ना? तो जैसे ही राष्ट्रीय और में हमेशा बात करते हैं कि क्रॉस एक आर्ट है, where to start and where to stop is an art। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर हम देखेंगे कि जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी मेरे वर्ड्स है ना? मैं यहाँ महाराष्ट्र की हूं, यहाँ मराठी चलती है, मैं हिंदी सिखा रही हूं, तो मेरे जो शब्द है ना, जो मेरी लैंग्वेज है वो बहुत बेसिक लैंग्वेज है, मतलब वो ना यहाँ की है ना वहां की है। हिंदी तो अपने को सबको आती है। तो इसमें जो वर्ड्स है, अब मेरे जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, यू कैन सी अ एक्सप्रेशन ऑन माय फेस। ओके, तो इसमें जिस सेंस से मैं आपको बोल रही हूं, अनलेस मेरी कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन है, मेरी इंटेंशन है कि आपको एविडेंस एक्ट गलत पढ़ाने के लिए, ये मेरी इंटेंशन है, मेरी मर्जी, आपको पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ना है मत पढ़ो। एग्जाम्पल बोल रही हूँ, पढ़ो मेरे से, ऐसे नहीं मना कर रही हूँ। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ जोक। नाउ अब हमें इसे याद कैसे करना है? ठीक है, कैसे याद करेंगे हम? हाँ, कैसे याद करेंगे, ट्रिक बताती हूँ। पहले मैं कोर्ट गई, ठीक है, नॉक नॉक, कौन है? मैं हूं, मैं कोर्ट आई हूं। तो क्या लाई है? मैं फैक्ट्स लाई हूं। फैक्ट्स लाई हूं। फैक्ट्स क्या होते हैं? अरे वही जिससे मैं झगड़ा करके आई हूं, इसलिए तो मैं कोर्ट आई हूं। हाँ, फैक्ट्स लाई हूं। ओके, तो फैक्ट्स कैसे है तेरे? सुनूं क्या नहीं सुनूं? रेलेवेंसी है क्या कुछ, कि कुछ भलता ही बोलने वाली है जो समझ के बाहर रहने वाला है? इज दैट रेलेवेंट? ठीक है, रेलेवेंट में क्या चीज आएगी? अरे फैक्ट लाई है तो मतलब रेलेवेंसी अगर बात कर रही हूं तो कुछ तो इशू रहेगा हमारा, लफड़ा तो है, जिसको अपन बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी फैक्ट इन इशू क्या है, इतना सा समझ के ले लो, आगे समझ में आ जाएगा। हम कोर्ट गए हैं, कोर्ट में क्या लाए हो आप? क्या लाए हो? फैक्ट लाए हैं। तो फैक्ट क्या है? रेलेवेंट है क्या? झगड़ा वगड़ा करके आइए क्या? हाँ, फैक्ट इन इशू है मेरे पास। अच्छा, कैसे फैक्ट इन इशू है? डॉक्यूमेंट है दिखाने के लिए कोर्ट को कि यही यही कल्प्रिट है, इसी ने कुछ तो किया है। हाँ, हो सकता है। अगर आपके पास ये चीज के लिए डॉक्यूमेंट है, मतलब आपके पास एविडेंस है। अगर डॉक्यूमेंट है तो एविडेंस है, अगर एविडेंस है तो उसको प्रूफ करो एविडेंस है, अगर नहीं है तो उसे डिसप्रूव करो, अगर डिसप्रूव नहीं कर सकते तो नॉट प्रूफ ही कर लो भाई, कुछ तो करो। रहती कहाँ हूं? इंडिया में रहती हूँ, ऑल ओवर स्टेट के बच्चों को पढ़ाती हूँ। इज दैट ओके? क्रोनोलॉजी समझ में आया? मैम। Very यस nice, मैम। ma'am. पक्का? कुछ जी प्रॉब्लम, मैम। कुछ तकलीफ? No, नो ma'am. मैम। It's नो fine. मैम। श्योर? ओके, ना आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कोड क्या है। कोड जो है, एक मिनट, मेरी इसमें शायद तो थोड़ी बहुत मेरी टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो प्लीज उसको थोड़ा सा अनदेखा करना, मुझे थोड़ा कोऑपरेट कीजिए मेरे साथ में। ठीक है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस। बोले तो कौन? आप भी जज, मैं भी जज? नहीं नहीं, जो जजेस अपने
टैलेंट से वो जज बन के वहां पे बैठे हैं, ठीक है। एंड मैजिस्ट्रेट, वैसे तो वो एक ही होता है, जज या मैजिस्ट्रेट, है ना। एंड ऑल पर्संस एक्सेप्ट द आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर जज नहीं होता क्या? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था। यस, आर्बिट्रेटर जो होता है, आर्बिट्रेटर मैं आपको बताऊं क्या होता है। एक आर्बिट्रेटर होता है, दोनों पार्टीज को आमने सामने बैठ के सेटलमेंट करवाता है, जैसे डिस्प्यूट ही खत्म हो जाए, ठीक है। कोर्ट में जाओगे, डिस्प्यूट लाओगे, मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे, डिस्प्यूट लाओगे, लेकिन किसके पास जाओगे, डिस्प्यूट खत्म करोगे? आर्बिट्रेटर। इज दैट ओके? चलिए, Yes, ma'am. समझा ना? समझा या नहीं किसी Yes, को? ma'am. Yes, ma'am. ओके, यस मैम, यस मैम। यस मैम, समझे मैम। फैक्ट, समझे। फैक्ट, अब फैक्ट क्या होता है? दिमाग से खेलोगे, फैक्ट क्या होता है? फैक्ट वो चीज होती है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ परसीव बाय द सेंसेस। ये मेरे सेंसेस है, आईज, नोज, कान, ये मेरे 5 सेंसेस जो है, जिससे मैं समझ पा रही हूँ कि ये मुझे गुस्से में देख रही है, ये मेरे से चिड़ी हुई है, ये मेरे से नाराज है, ये मुझसे झगड़ा करके बैठी हुई है, बरोबर? समझा? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स इन रिलेशन ऑफ केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेकंड में बताऊं, मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन वो कंडीशन होती है विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। देखो, मैं आपको ना ये मेंटल और फिजिकल को लेकर एक चीज आगे बताऊंगी क्या है, फिलहाल के लिए इतना देख लीजिए, आगे भी बताती हूँ फिजिकल और मेंटल कंडीशन को लेकर, ठीक है। फिजिकल कंडीशन क्या होती है? बॉडीली फंक्शन। मेंटल, जो अपन दिमाग से कहते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन में आ जाओ, that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact। देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसको अरेंज किया जाता है, एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ABCDEFGHI, है ना, ये क्रोनोलॉजी में है। आपको समझ में आ रहा है कि पहले इसने मुझे घूसा मारा, घूसा मारने के बाद मुझे पेट में लगा, कहाँ मारा? पेट में मारा, कैसे मारा? घूसे से मारा। तो ये सारे जो फैक्ट्स है ना, इट शुड बी इन अ क्रोनोलॉजी so that you can understand, ठीक है। that a man heard or saw something is a fact। किसी ने कुछ देखा, वो फैक्ट बन गया। जैसे विक्की यहाँ पे बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो ये देख रही हूँ इज अ फैक्ट, ये कहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन ये बैकग्राउंड है ना, वो बात है। उसके बाद में that a man said the words, जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे बोल रही हूँ, is a fact। मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ, मैं एविडेंस दिखा रही हूँ, एविडेंस दिमाग में नहीं जाएगा, मैं आप लोगों को छोड़ने नहीं वाली, is a fact, ठीक है। that the man holds a certain opinion, had a certain intention in a good faith, fraudulently uses a particular word in a particular sense, what specified time conscious of a particular situation, sorry, sensation of a fact, situation मेरे मुंह से निकल गया, that the man has certain reputation is a fact। किसी की रेपुटेशन है, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मेरी एक रेपुटेशन है, तो मेरे गुडविल के साथ खेलोगे तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, ये एक फैक्ट है, छोड़ूंगी तो नहीं, ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें स्टेट ऑफ थिंग्स देख लिया, जिसमें मेंटल कंडीशन देख ली, जिसमें सर्टन ऑर्डर देख लिया, जिसमें मैंने मैन को देखा कुछ सुनते हुए, फिर उसने कुछ शब्द यूज किए, शब्द यूज हुए, मैंने ओपिनियन बना दी, ये तो साला झूठा है, गुड फेथ में बोल रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे एक पर्टिकुलर सेंसेस है जिससे मैं फील कर पा रही हूँ, फील होने के बाद मेरी एक रेपुटेशन है, उसको एक फैक्ट है, उसे खराब मत करना। समझ में आया कोट एंड फैक्ट? यस मैम। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नाउ रेलेवेंट। अब all the said fact is to be relevant to another when one is connected with the other in any ways, provisions of the act relating to the facts। अब यहां पर रेलेवेंसी की बात की गई है। जब हम 5 to 55 में जाएंगे, कोई तो मैसेज है, ओके फाइन। जब हम 5 to 55 में जाएंगे तो रेलिवेंसी का ना मैं आपको पोस्टमार्टम करके दिखाने वाली हूँ।
कि भाई रेलेवेंसी होता क्या है, why is relevancy required, what is the object of relevancy, भाई रेलेवेंसी है क्या, ये अपन वहां देख लेंगे। ठीक है, अब इतना समझ के लीजिए कि एक रेलेवेंसी ऐसी होती है जो एक बंदे से कनेक्ट करती है दूसरे बंदे से, दैट्स अ रेलेवेंसी। नाउ फैक्ट इन इशू, कौन से फैक्ट्स इशू में होते हैं? अब मेरी एक्सप्रेशन को देखो, मेरी एक्सप्रेशन चेंज भी हो रही है, मैं गुस्से में भी आ रही हूं, मैं प्यार से भी देख रही हूं, तो मेरी एक्सप्रेशन को देखो। जो एक्सप्रेशन है फैक्ट एंड इशू में इंक्लूड क्या करता है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ इज कनेक्टेड विद अदर फैक्ट्स। ठीक है, या तो वो फैक्ट से कनेक्टेड है या किसी अदर फैक्ट से कनेक्टेड है जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में हम देखेंगे। हो सकता है वो नॉन एग्जिस्टेंट भी हो, नेचुरल है यार, इसकी एक्सटेंट देखेंगे, राइट देखेंगे, लाइबिलिटी देखेंगे, डिसेबिलिटी देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें आप असर्टेन करो, पॉजिटिवली ले लो, डिनाई कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये इन अ सूट और प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा है। नेसेसरीली अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं एक्सप्लेनेशन में जाती हूं, इस प्रोविजन में सीपीसी, क्या एविडेंस एक्ट सीपीसी को नहीं लगता क्या? क्या एविडेंस एक्ट सीपीसी में फैक्ट्स नहीं आते? फैक्ट यस इशू नहीं लगता होगा, है। फैक्ट इन इशू नहीं होगा तो हम कोर्ट में क्यों आएंगे, लफड़ा क्यों करेंगे, झगड़ा क्यों करेंगे, है ना? राइट योर रॉन्ग। यस मैम, यस मैम। डेफिनेशन आपको याद करने की मैम चिंता ये डेफिनेशंस जो है इसको अपने वर्ड में लिख सकते हैं, मतलब Yes, बोले तो लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो। ओके वर्ड्स का ये नहीं सोचने का, वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं। अपने वर्ड्स में जितना लॉ को लिखोगे ना उतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। लॉ को कभी भी ऐसा बोला जाता है ना, जो टीचर बोलती है ना कि कॉपी पेस्ट करने का है, रटा मार, वो बेवकूफ होते हैं, मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल रटा नहीं मारने का, तुम तुम्हारे वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टीचर बोलते हैं हम देख के लेंगे उनको। मैम, जैसे ये फैक्ट इन इशू का है तो इसमें एनी फैक्ट विच इज इन डिस्प्यूट इन कनेक्शन ऑफ द फैक्ट विच इज ब्रिंग टू द कोर्ट, तो ये भी से इट्स ओके, इट्स ओके। आप एग्जिस्टेंस के बारे में बता दो, नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बता दो, लाइबिलिटी के बारे में बता दो, असर्टेन के बारे में बता दो, दैट्स ऑल। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। आई एम वेरी सीरियस कि आपको इस चीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत आने वाली नहीं है। ओके, चलिए फर्दर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन में आपको एक ट्रिक बताती हूं कि विक्की ने मर्डर कर दिया मेरा, ठीक है, मेरा मर्डर हो गया। अब विक्की को ट्रायल तो करवाना पड़ेगा ना, हाँ, ट्रायल तो करवाना पड़ेगा। तो यहां पर विक्की ने ए को कैसे मारा, डेथ कैसे हो गई, ठीक है, उसका इंटेंशन क्या था, उसने ग्रेव सडन प्रोवोकेशन यूज किया। तो यहां पर जो ए जो कर रहा था, कौन सा रीजन था? अब ये बोलेगा मैं दिमाग से बधिर था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, शराब पी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं कॉन्शियस नहीं था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, मेरी मैडम मुझे पढ़ा नहीं रही थी, इसलिए उसको मार डाला मैंने। दिस इज द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स ऑल, खलास। ठीक है, याद रहेगा विक्की हमेशा Yes, के ma'am. लिए? जी हाँ मैम, याद रहेगा। चलिए, हाँ जी मैम, याद रहेगा, अच्छी बात है। चलो, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मींस मैटर एक्सप्रेस्ड। अब जब हम डॉक्यूमेंट यानी कोई प्लेंट बनाते हैं, कोई कंप्लेन बनाते हैं, तो उसमें एक्सप्रेस तो करते हैं कि ऐसे लिखते तो है, द कंप्लेनेंट सबमिट्स दैट ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द कंप्लेनेंट सबमिट्स दैट कि द अक्यूज हैज यूज्ड अ नाइफ व्हाइल किलिंग मी, इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि एक डेथ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जो होता है वो सभी को पता होता है कि उसमें डेथ जिसकी हुई है उसका नाम रहता है, उसके पापा का नाम रहता है, उसके मम्मी का नाम रहता है, डेथ कितने बजे हुई है डेट रहता है, उसको शमशान दाखला रहता है जिससे हम शमशान में बॉडी लेके जाते हैं। उसके बाद में हम, अगर आप बहुत पैसे वाले हो, बहुत प्रॉपर्टी है, तो 10 क्या 50-50 डेथ सर्टिफिकेट भी निकाल के रखोगे कि पीछे काम आएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताया गया है,
is upon the letters, जो मैंने आपको बताया, figures, marks. More than this, it means intended, used for the purpose of recording the matter. Now, what do you mean by the purpose of recording the matter? आप किसी matter में, अब example के तौर पे लेती हूँ heirship certificate. अगर आप मेरे पिताजी सच्ची में गुजर चुके हैं, मैं आपको रियल फैक्ट बता रही हूँ कि मेरे पिताजी सच में गुजर चुके हैं, अब मैं उनकी हियर हूँ, मैं उनकी औलाद हूँ, मैं उनकी लीगल हियर हूँ, उसको प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट है? उनका डेथ सर्टिफिकेट। क्या मेरा नाम उसमें है कि मैं उनकी बेटी हूँ? नहीं, मुझे प्रूव करना पड़ेगा मैं उनकी बेटी हूँ, मुझे प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि मेरे फादर का नाम और इनका नाम सेम है, तो उसके ऊपर कोर्ट मुझे डिक्लेयर करेगी कि हाँ यही उसकी बेटी है, जो प्रॉपर्टी है इसके नाम पे कर दो। ठीक है, मेरे भाई बहन को माफ कर दो, उनकी शादी हो गई, मेरी नहीं हुई है, मुझे प्रॉपर्टी दे दो। मस्ती कर रही हूँ, ठीक है। कैसा होना चाहिए? और राइटिंग होना चाहिए। डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। अगर मैं कोर्ट के पास जाऊंगी, ए सुनना, ये करना मेरे लिए, कोर्ट क्या बोलेगी? पागल है क्या? हु इज दिस? व्हाट? डॉक्यूमेंट किधर है? तो कोर्ट विल ऑल्सो सी द डॉक्यूमेंट जेन्युइननेस, रेलेवेंसी, व्हाई यू हैव कम हियर, दिस इज व्हाट अ डॉक्यूमेंट मीन्स। समझा? ठीक है। एक मैप और प्लान। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैप और प्लान को यहाँ डॉक्यूमेंट में क्यों डाला है। आपको मैं बता दूं कि मैप जो एक प्रॉपर्टी की होती है उसको भी अपन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्यों? किस लिए? क्या बोल रहे हैं? मैम वो मैप वाला जो है ना, मैप वगैरह जो है वो चैप्टर 5 में दिया है, ऐसा बोल रहे हैं मैम। क्या कहते हैं, जैसे कि कोई मैप और लैंड का इसलिए दिया, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है या कुछ ऐसा होता है, करने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना। यस मैम, तो उसके लिए मैप लगती है, और वो इंजीनियर की जो सर्टिफिकेट होती है जो वो उसका होता है, वो भी लगता है। यस, तो मैप ऑन प्लान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन डॉक्यूमेंट। ओके मैम, मैप का प्रयोग तो लैंड के लिए होता है ना, लैंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए। किसके लिए? लैंड डिस्ट्रीब्यूट, लैंड बंटवारा के लिए। किसके लिए? प्लान का? मैप का मैप मालूम है क्या होती है आपको? जी मैम। आपने प्रॉपर्टी का केस देखा है कैसे चलता है? देखा है? नहीं? Yes, ma'am. प्रॉपर्टी के architect- केसेस में आर्किटेक्ट जो रहता है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का, आपको पता है, एक प्लान पास करवाना है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसका नक्शा चाहिए रहता है कि यहाँ पर अपन कंस्ट्रक्शन, इसमें आर जोन होता है। ठीक है, मृदुल इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानता रहेगा। इसमें जोन सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो उसको लेकर मैप चाहिए रहती है कि आप इस बिल्डिंग को भी खड़ा कर सकते हैं या नहीं खड़ा सकते। तो दैट इज अ document which proves that this is your house or you can construct a building or not. That's called as a map. ठीक है मैम, जिसको नक्शा कहते हैं, नक्शा। हाँ, नक्शा कहते हैं, नक्शा। यस, नक्शा है ना हमारे पास, हमारा मृदुल राष्ट्रीय है ना, वो बताएगा आपको कि क्या बोलते हैं इसको। दस्तावेज बोलते हैं, इतना बात मैं बोलती हूँ आपको, डॉक्यूमेंट को दस्तावेज बोलते हैं। ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और अ स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। अब जैसे आपने रुपया देखा है, डॉलर देखा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। अ कार्डिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। ड्रॉइंग्स, मैम इसमें बिटकॉइन आएगा मेटल में? हाँ, बिटकॉइन। क्या क्या क्या? बिटकॉइन इज इलीगल। नहीं, अभी इलीगल बिटकॉइन यहाँ से कहाँ? लीगल हो चुका है मैम, अब पहले इलीगल था। लीगल हो चुका है, पर तो वो डॉक्यूमेंट में फिजिकल फॉर्म में है क्या? वो फिजिकल होना जरूरी है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, वो इंटरनेट पे है। That's not अब, ठीक है, वो लीगलाइज हो चुका है, पर उसको अपन डॉक्यूमेंट में नहीं लेके आएंगे। That's not यस a मैम, document. क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। So that's डॉक्यूमेंट not a document. That's not a document. That's what I'm saying. चलो, एविडेंस को लेकर मैं बता दूं, एविडेंस मैम उसका स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं डॉक्यूमेंट पेश कर सकते हैं क्या? जैसे मेरे पास बिटकॉइन, 2 बिटकॉइन है, मेरे बिटकॉइन किसी ने चुरा लिया, तो उसको हम केस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना, करो ना केस। मैम स्क्रीनशॉट कर सकते हो। मैम स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं, ये कितनी फेक स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं अभी दिल